मोक्षमार्गस्य नेतारं चेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे। वस्तु का जीवन किस प्रकार होता है उसकी चर्चा हम इस मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। 8वां सूत्र है पहले अध्याय का और सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत वैश्य ऐसा है। तो उसमें से हमने सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन इनकी चर्चा देखी है। स्पर्शन की विशेष चर्चा 2 पार्ट में करते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, हमने स्पर्शन की सामान्य चर्चा में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है पहले गुणस्थान वाला, तो उसमें स्वस्थान परस्थान मारणांतिक समुद्रार्थ और उपपाद अपेक्षा ऐसा उनका गमन हमने देखा था। वैसे उपपाद अपेक्षा क्वेश्चन किसको कहते कोई बता सकता है क्या? उपपाद मतलब क्या है? जो उपपाद शैया पर जन्मते हैं, तो उपपाद जन्म किनका होता है? देव और नारकियों का, तो उनकी अपेक्षा से गमन की चर्चा है। ठीक है, ये देखिए। और एक बात याद रखना, 16वें स्वर्ग के ऊपर उन देवों को गमन करने का भाव ही नहीं आता। मतलब ग्रह अनुदित और अनुत्तर में वहां पर गमन करने का भाव ही नहीं आता। ठीक है, तो इतनी बात एक विशेष ध्यान रखना। अब विशेष अपन एक गति की अपेक्षा से घटित करके देखते हैं कि बाकी सब मार्गणाओं में हम लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि नरक गति, ओके, नरक गति में हमने पहली पृथ्वी के जीव को ले लिया। तो पहली पृथ्वी के जीव है, वहां पर 4 गुणस्थान पहले ले लो। ओके, 4 गुणस्थान मतलब विख्यात गुणस्थान, साधारण सम्यक, मिश्र और अविरत। उसके ऊपर कुछ गुणस्थान तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 गुणस्थान ले लिए। ठीक है, वहां के जीवों का क्या किया? उनका क्वेश्चन क्या है? तो कह रहे हैं लोक के असंख्यात भाग, मतलब ये कहा उतना अपना अपने एरिया में ही गमन कर सकते हैं। और याद रखना, वे अपने बिलों में ही रहते हैं, बिलों के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको याद होगा कि ऐसा एक स्ट्रेट क्या कहते हैं, श्रीमंत बिल और पीरियड बिल, मुझे याद नहीं है, लेकिन 39 बिल ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, और एक साइड में 48 पाए जाते हैं, एक कम पाया जाता है। श्रेणी बन जाए क्या? तो ठीक है, हाँ जी, बिल मतलब मधुछत्ता कैसा होता है? मधुछत्ता का उल्टा करके देखना, मतलब उसका एंट्रेंस होगा बड़ा छोटा और अंदर होगा बड़ा, मतलब एक कोनिकल शेप कह सकते, उस टाइप का होता है। एंट्रेंस छोटा होता है और फिर अंदर बड़ा होते जाता है, ऐसा है इसका। तो मुझे ये कहना था कि यहाँ के पहले नरक के नारकी वे अपने अपने बिलों में ही रहते हैं। देखो, अब नारकी भी उपवास शैया वाले, उपवास जन्म वाले, और देव भी उपवास जन्म वाले, लेकिन देवों के रहने के स्थान को महल कहेंगे
और यहाँ के स्थानों को गिर कहते हैं। इतनी बात है, ठीक है। तो अपना जो विषय चल रहा है स्पर्शन का, कि ये जो नरक, पहले नरक का पृथ्वी, पहले नरक पृथ्वी के जो जीव है, चारों गुणस्थान वाला कोई भी हो, इनका मैक्सिमम स्पर्शन कितना हो सकता है? तो कहते हैं कि लोग के असंख्याक विभाग। ओके, अब दूसरी नरक पृथ्वी से लेकर छठवीं नरक पृथ्वी या सातवीं नरक पृथ्वी, ओके, इनकी कितना होगा? तो कह रहे होगा भी लोग का असंख्याक भाग। लेकिन मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा उनका स्पर्शन कितना होगा? जैसे एक बोलिए, जैसे मैं बताऊं आपको कि तीसरी नरक पृथ्वी कितनी दूर है यहाँ से, मध्य लोक से? यदि 2 राजयोग, और ऐसा करते करते सातवीं नरक पृथ्वी कितने दूर है? तो कहते यहाँ से 6 राज्य है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि सातवें नरक का नारकी यदि स्पर्शन करे तो कितने क्षेत्र को स्पर्शन कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 राज्यों, मतलब इंडिया की जो पूरी उसका जन्म होगा तो 6 राज्यों ही आएगा, 6 राज्यों, राइट। और संघीय पंचेंद्रिय होगा, ये मध्य लोक में कहीं ना कहीं आएगा। तो इस न्याय से ये 6 राज्य, वैसे आप क्रमशः बाकी अन्य स्वर्ग नर पृथ्वियों के कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? दूसरी नरक पृथ्वी का 1, तीसरी के 2, चौथी के 3, पांचवी के 4 और छठी के 5 राजू प्रमाण क्षेत्र वो गमन करता है, ठीक है। हाँ जी। अब और एक छोटा सा, जैसे मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि जीव क्या है? तीसरे मिश्र और अविरत सम्यक जीव लोग के असंख्याक भाग क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। सातवीं पृथ्वी वाले जीव भी उतना करते हैं। मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा 6 भाग, बिल्कुल सही, ओके। तो इतनी बात आ गई। वैसे अब हम पीरियंस की गति के ऊपर लगाएंगे, मनुष्य गति के ऊपर लगाएंगे और देव गति के ऊपर लगाएंगे, उनका कितना परसेंटेज, ओके। ये हो गया गति। फिर काया, इंद्रिया, योग, संयत्व, संयम, फिर से भव्य और आहार आदि आदि सब मार्गणाओं पर ये लगाकर देखा गया है। अपन इतनी डिटेल में नहीं करेंगे चर्चा, बट ऐसा हर एक मार्गणा में एक एक गुणता घटित करके देखा गया है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्वेश्चन की चर्चा हो गई। अब काल की अपेक्षा चर्चा करेंगे, ओके। या और एक आध क्वेश्चन का चर्चा करनी है? चलो एक क्वेश्चन की चर्चा अपन एक आध छोटा ले लेते हैं। प्रकीर्णक, प्रकीर्णक होते हैं वो, बिलों के नाम प्रकीर्णक ऐसा है, ठीक है। देखो अपन ज्ञान मार्गना के ऊपर लगाते हैं। कौन सा? ज्ञान अनुयोग। ज्ञान अनुयोग में कहते हैं कि कुमति कुश्रुत वाले मिथ्यार्थी और साधारण सम्यक्ति का गुणस्थान
के अनुसार ही उनका गमन होगा। मतलब जितना उनका गमन चलता है वैसे गुणस्थान की अपेक्षा मतलब क्या, अभी कुमति कुश्रुत वाला यह साधारण सम्य दृष्टि जीव का गमन कितना था, मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा वहां पर हमने देखा था कि मध्य लोक से ये कहाँ तक जा सकता है, मान लीजिए ये सातराज पर्यंत जा सकता है, राइट, जा सकता है कि नहीं, तो उस अपेक्षा से लगा लेना। और क्या, मानवीय समुदाय की अपेक्षा सातु नरक पृथ्वी का जीव हम यहाँ तक आ जाता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा उनका गमन समझ सकते। ज्ञानानुभव, ज्ञान मार्गना की अपेक्षा। अब देखिए, और कुअवधि ज्ञान की अपेक्षा, कुअवधि ज्ञान की अपेक्षा ये कितना गमन कर सकता है, एक प्रश्न है। कुअवधि ज्ञान की अपेक्षा ये जीव कितना गमन कर सकता है। चलो ट्राई कीजिए, मैक्सिमम कहाँ जाता है कुअवधि ज्ञान के साथ में, ये विचार करना पहले। जैसे मान लीजिए संगी जीव है, ओके, संगी जीव है, संगी बना है, तो कहाँ होगा, एक तो तिर्यंज होगा, तिर्यंज हुआ तो क्या मिलेगा, तिर्यंज मतलब संगी पंचेंद्र तिर्यंज की बात कर रहा हूँ, ये मध्य लोक में पाया जाएगा, ओके। और क्या है, हो सकता है कि ये 16वें वर्ग का ये हो गया क्या, हाँ हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, ये 16 वर्ग के देव बन सकता है। कैसे बनेगा, ये द्रव्य लिंगत्व के आधार पर ये 16 वर्ग भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर कहा जा सकता है नीचे 6वीं 7वीं नरक पृथ्वी तक जा सकता है, ओके। अब अपन 16 वर्ग का देव पकड़ते हैं, उसके पास मिथ्या दृष्टि है, उसके पास अभी कौन सा अवधिज्ञान है, वो अवधिज्ञान है, तो ऐसा जीव कहा जा सकता है, तेरे गमन की अपेक्षा से ये 6 राजू प्लस पर स्थान की अपेक्षा से 2 राजू तीसरी नरक पृथ्वी तक जा सकता है। तो इस अपेक्षा से कुछ कम 8 राजू इसका गमन क्षेत्र या इसका स्पर्शन क्षेत्र कहा गया है, ओके। तो ऐसा को अभिज्ञान की अपेक्षा से लगा सकते हैं। हाँ, और पार्थिव सम्यक ज्ञान वालों का गमन कैसा है, तो उनके गुणस्थान के अनुसार ही उनका गमन है। उनका गुणस्थान की अपेक्षा से गमन मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो चौथे वाले का क्या कहा था, तीसरे मतलब कुछ कम 8 राजू, पांचवे का क्या कहा, उसका भी मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा से कुछ कम 6 राजू, और 16 वर्ग में लेने वाले का कुछ कम 8 राजू, ऐसा हम लगा सकते हैं, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि जैसे 13वें गुणस्थान का कह दिया, तो 13वें गुणस्थान में केवल समुद्र की अपेक्षा से सर्वलोक कह दिया, तो ऐसा उसका स्पर्शन क्षेत्र घटित होगा। ये अपने को मैक्सिमम विचार करना है कि कहाँ और कितना गमन हो सकता है, और अकॉर्डिंगली हम उसका स्पर्शन क्षेत्र आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, 8 ज्ञानों के ऊपर लगाकर देख दिया, ओके। 8 ज्ञानों में कौन सा गुणस्थान और गुणस्थान के अनुसार उसका स्पर्शन क्षेत्र लगा दिया। जैसे कुमति ज्ञान कुछ ज्ञान, ये कौन से गुणस्थान में पाया जा सकता है, कह रहे हैं कि एक पहले और दूसरे में पाया जाता है, ठीक है। तो उनकी अपेक्षा से ये चर्चा, ओके। अब थोड़ा सा काल की अपेक्षा से हम जीवों का स्थिति कितनी हो सकती है, इसका विचार करते हैं। देखो अभी काल में भी जब चर्चा करेंगे ना, तो वहां पर नाना जीवों की अपेक्षा किसी पर्टिकुलर गुणस्थान का काल देखना है एक,
और एक जीव की अपेक्षा एक गुणस्थान का काल देखा जाएगा। 2, फिर विशेष में क्या करेंगे? विशेष में हमको मानना स्थान में ये दोनों लगाकर देखने हैं। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मतलब क्या? मानो गति मानना ली, गति मानना में हमने नरक गति मानना की पहली पृथ्वी ली, तो पहली पृथ्वी में हमने काल देखा, इसे कितने काल रह सकता है। फिर नाना जीवों की अपेक्षा से काल देखा और फिर एक जीव की अपेक्षा से काल देखेंगे। ठीक है, वो कितने काल वहां पर रहेगा। ओके, देखो अब काल मतलब क्या? वस्तु की स्थिति को काल कहते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन। ये 2 प्रकार का, सामान्य और विशेष। सामान्य से गुणस्थान में और विशेष से मागणास्थान में लगाएंगे। आपका पेज नंबर कितना है? मेरा पेज 197 है। 197। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी गुणस्थान की अपेक्षा अपन चर्चा करेंगे। 197 का बॉटम। यहाँ पर कह रहे हैं पहला गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और 13वां, ये 6 गुणस्थान में जीव हमेशा ही रहते हैं। वहाँ कभी उस गुणस्थान में जीव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ओके, सर्वकाल ये जीव पाए जाते हैं। कौन से? पहला गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और 13वां। ओके, इन 6 गुणस्थानों में जीव सर्वकाल पाए जाते हैं। ओके, अर्थात कोई न कोई जीव वहां पर विद्यमान रहता है। अब दूसरे गुणस्थान की चर्चा कीजिए। हमने किसकी होगी चर्चा? पहले की हो गई, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और 13वें की चर्चा हो गई। अब बचे हुए की चर्चा करेंगे। दूसरे गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल बोलिए। तो कह रहे दूसरे गुणस्थान का जघन्य काल क्या है? एक समय। और उत्कृष्ट काल क्या है? 6 अवधि, है ना? अच्छा, यहाँ पर उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात्मक भाव है। अब ये क्या है? मतलब कोई जीव दूसरे गुणस्थान में आए ही नहीं। क्या कहा? कोई जीव दूसरे गुणस्थान में आए ही नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है? तो तेरे पल्य का असंख्यात्मक भाव, इतने काल के लिए वो दूसरा गुणस्थान में कोई जीव ही नहीं पाया जाएगा। और जघन्य काल क्या है? मान लीजिए मैं दूसरे गुणस्थान में आ गया, तो एक समय के बाद में ही, मतलब एक समय जाने दीजिए, मतलब तीसरे, अभी मान लीजिए पहला समय है, दूसरा समय वो गैप हो गया और तीसरे समय में कोई दूसरा जीव वहां पर आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये काल की अपेक्षा। आगे तीसरे गुणस्थान की बात। तीसरे गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल, सॉरी, जघन्य अंतर्भूत है और उत्कृष्ट काल क्या है? पल्य का असंख्यात भाग, अर्थात पल्य के असंख्यात भाग में वहां पर कोई जीव ही नहीं पाया जाए। ओके, ऐसा हो सकता है। काल ये जो बोला है ना, जब एक प्रश्न हो रहा काल बोले तो उसके काल गुणस्थान में है या वो जीव इसके काल तक इस गुणस्थान में नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक मिनट, पहले क्या कह रहे देखो, काय अनुयोग के माध्यम से वस्तु की स्थिति को काल कहते हैं। तो ये गुणस्थान में है की बात है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कमी की है। देखो फिर से यहाँ पर ये समझना कि दूसरे गुणस्थान में कम से कम जीव एक समय के लिए रहेगा। ओके,
और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए रह सकते हैं, पल्ले का असंख्याक भाग का। ओके, ये ऐसा समझना, रहेंगे, रहने की बात है, अंतर की बात नहीं, मैंने अंतर की अपेक्षा कह रहा था। फिर से दूसरे गुणस्थान में एक समय तक रहेंगे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा पल्ले का असंख्याक भाग। अब तीसरे गुणस्थान में कह रहे कम से कम अंतर मूर्त तक रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा पल्ले का असंख्याक भाग। ओके, ये रहने की अपेक्षा बात है। अंतर में हम गैप देखेंगे, अंतर में गैप देखा जाएगा, यहाँ काल में कंटिन्यूटी देखी जाएगी, हयाती देखी जाएगी, और अंतर में कितने देर के लिए नहीं है ये देखा जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चौथा, पांचवा, छठवा, सातवें में तो हमेशा है ही। अब आठवां, नौवां, 10वां, 11वां उपशम श्रेणी की अपेक्षा, वहां पर कह रहे हैं जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, ये काल में रहते ही रहते हैं, मतलब मैक्सिमम एक अंतर्मूर्त तक पाया जाता है। ओके, शपथ श्रेणी, ये उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा क्या समझ में आ लेना, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, क्या समझना है इसमें? देखो, इसमें ये समझना, जगन्य मान लीजिए कोई जीव है, वो श्रेणी के गुणस्थान में आ गया और मरण को भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए एक समय कह रहे हैं। और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कह कि हर गुणस्थान का काल कितना है, अंतर्मूर्त है, तो इस न्याय से अंतर्मूर्त के लिए उस गुणस्थान में जीव पाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न है, आठवें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या? आठवें गुणस्थान के पहले नियम है, जब श्रेणी चढ़ रहा है जी उपशम श्रेणी, क्योंकि मरण तो श्रेणी उपशम श्रेणी के गुणस्थान हो सकता है, शपथ श्रेणी के गुणस्थान में मरण नहीं होता, तो आठवें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता ऐसा कहा है, तो फिर उनका जघन्य काल एक समय कैसे लगाया? अब ये प्रश्न चिन्ह मेरे लिए भी है, मैं इसका समाधान ढूंढूंगा, फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी का तो हाँ, तीसरे गुणस्थान में भी मरण नहीं होता है। हाँ, लेकिन तीसरे गुणस्थान का काल इतना ही है, ये कह रहे हैं। देखो, तीसरे गुणस्थान का काल क्या कहा, अंतर्मूर्त, ये तो जगन्य कोई जीव रहा। ओके, और एट ए स्टेज अनेक जीवों में से कंटिन्यूटी रहती रही, तो कितना कहा, पल्य के असंख्याक भाग, मतलब इतने काल तक उस गुणस्थान में जीव पाए जाएंगे, नाना जीवों की अपेक्षा। ओके, नाना जीवों की अपेक्षा क्या है, पल्य का असंख्याक भाग पर्यंत जीव वहां पर पाए जाएंगे, ये इतना कह रहा है। मतलब क्या, एक छोटा समझा दो, आज मान लीजिए पल्ले का असंख्याक भाग मतलब 100 ईयर, अपन ऐसा समझते हैं, और अंतर्मूर्त मतलब 1 वर्ष, तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अनेक जीव 100 वर्ष, जगन्य काल ऐसा हो सकता है कि तीसरे गुणस्थान में 100 वर्ष, 1 वर्ष तक कोई ना कोई जीव पाया जा रहा है, और ये जगन्य काल हुआ। और उत्कृष्ट काल क्या हुआ, 100 वर्ष तक यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। ओके, अंतर की बात है, अंतर का अपन अंतर में देखेंगे, यहाँ तो कंटिन्यूटी में जीव कितने काल के लिए पाए जाते हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे 2 वर्ष तक पाए जाएंगे, ये हो गया तीसरे गुणस्थान का काल, ऐसा समझना। ओके, और मिनिमम कह रहे कि अंतर्मूर्त काल के लिए तो पाए ही जाते हैं, ऐसा मतलब क्या, इन शॉर्ट आपको बोलूं, अंतर्मूर्त के बाद में भी एक गैप आ सकता है। ओके, और हो सकता है ऐसा बढ़ते बढ़ते बढ़ते
वल्ल्य का आशंका के भाग के बाद में एक गैप आ जाए। गैप मतलब कि ऐसा समय आ जाए कि कोई जीव उस गुणस्थान में ही नहीं पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब है कितने समय के लिए उसकी बात यहाँ पर चल रही है, नहीं है तो अपन अंतर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो श्रेणी के गुणस्थान। हाँ, मैंने अभी तक बोला ही नहीं था उसका। आप आगे पढ़ोगे तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, पहले ये जो क्या होगा, आप वो भी मिस करोगे, ये भी मिस करोगे, तो थोड़ा सा वो जो पढ़ना है ना आप बाद में पढ़ना। अभी अपन जो चर्चा करें उसी के बारे में अपन डिस्कशन भी करेंगे ना, तो उपयोग ज्यादा दीजिए। देखो अब क्या हो गया कि श्रेणी के गुणस्थानों की बात करनी थी। उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में जगन्य समय जगन्य काल एक समय लिया और उत्कृष्ट काल क्या कहा? अंतर्मुख। अंतर्मुख के लिए वहां पर जीव पाया जाएगा। ठीक है, आगे शपथ श्रेणी। शपथ श्रेणी के चारों गुणस्थान और 14वें दिन अर्थात अयोग्य गुणस्थान, उनके क्या कह रहे? जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। मतलब जगन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुख। मतलब क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं जगन्य अंतर्मुख कितना है? वैसे जगन्य का अंतर्मुख का काल कितना है? कि हाँ, दो समय। कोई बताएगा जगन्य अवधि का? सॉरी, जगन्य अंतर्मुख किसको कहते हैं? वो कितना है? वो दूसरे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। यहाँ पर 2 अवधि प्लस 1 समय इज इक्वल टू जगन्य अंतर्मुख। बराबर है क्या? 2 अवधि प्लस 1 समय इज इक्वल टू जगन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर्मुख ऐसा बढ़ते बढ़ते 48 मिनट कम 2 समय, ओके, उसको कहेंगे उत्कृष्ट अंतर्मुख। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जगन्य काल, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शपथ श्रेणी के चारों गुणस्थान प्लस अयोग्य जिनका गुणस्थान, इनका जगन्य काल अंतर्मुख, उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। अब लॉजिकली आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि 14वें गुणस्थान का काल कितना है? तो तेरे 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र है। मंद स्वर में 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण, अ, उ, रु, रु और एक अक्षर है, 5 ह्रस्व अक्षर है, तो उनका उच्चारण मात्र जो काल है उतने इसमें ये मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं। ये इतना काल कितना है? तेरे अंतर्मुख। ओके, ये भी अंतर्मुख है। और श्रेणी का गुणस्थान मतलब 8वें गुणस्थान का काल वैसे देखा जाए उससे आधा काल 9वें गुणस्थान का है, उससे कम काल 10वें गुणस्थान का है और फिर 12वें गुणस्थान का भी अंतर्मुख का है। लॉजिकली देखा जाए सबको ये एक ही कह रहे हैं अंतर्मुख। तो अंतर्मुख कौन सा समझना? यथा योग्य अंतर्मुख समझना। यथा योग्य मतलब क्या? अंतर्मुख काल के लिए ये जीव मतलब यहाँ पर कोई न कोई जीव पाया जाता है। अंतर्मुख के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर गैप आ जाए, लेकिन अंतर्मुख काल के लिए तो जीव रहती ही है। इस स्थिति में इतना इसका आशय समझा जाएगा। अभी बात ख्याल में रही भैया? ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक जीव की अपेक्षा से गुणस्थानों का काल।
ओके, पहले चर्चा की अपेक्षा से कि आपने पहले नाना जीवों की अपेक्षा से चर्चा की। अब एक जीव की अपेक्षा से ये गुणस्थानों का काल देखना है। जैसे मान लीजिए कोई पहले गुणस्थान में है, ओके, बादशाही गुणस्थान, मिथ्या को गुणस्थान, तो कह रहे इस गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा काल एक जीव का कितना हो सकता है? एक जीव का कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? तो कह रहे हैं देखो, हम यदि वो भव्य जीव है, अभी आप लोग को लगाना पड़ेगा, यदि वो भव्य जीव है तो कितना हो सकता है? मिथ्या को गुणस्थान का अनादि स्थान एक। यदि वो ऐसा भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव कि पहले संबंधों में आया और फिर मिथ्या में गया, तो कहेंगे और फिर उसका फिर से संबंध हुआ, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सारी शांत, सारी शांत। ये दूसरी अपेक्षा हो गई। तीसरी अपेक्षा क्या है? भव्य जीव है लेकिन गुणानुकूल भव्य है, तो उसकी क्या करेंगे अपन? अनादि अनंत, अनादि अनंत, वो मुक्ति को ही प्राप्त नहीं होगा। अभव्यतम, ये भव्य भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, तो उसकी अनादि अनंत कर दी। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, एक मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा हम उसकी स्थिति, उसका काल अगर देखेंगे तो तीन अपेक्षाएं खड़ी होती है। एक शादी अनंत, सॉरी अनादि स्थान, एक दूसरी शादी स्थान और तीसरी अनादि अनंत। ओके, यहाँ पे जो पूछना था मुझे, भव्य और गुणानुरूप में यही फर्क है क्या? कि गुणानुरूप में पात्रता है लेकिन वो कभी सब्जेक्टों को नहीं पाया जाएगा, बस यही डिफरेंस है ना? दोनों में अभव्य, एक पहले तो शब्द का अर्थ में अंतर है क्या कि ये भव्य है और ये अभव्य है, अर्थात उसके पास पारिणामिक भाव रूप अभव्य पना ही पड़ा है और इसके पास पारिणामिक भाव रूप भव्य पना ही पड़ा है। लेकिन इसका उदाहरण ऐसे दिया है भव्य का। एक मिनट, यहाँ पर जरा बैंड बज रहा है। हाँ, यहाँ पर ये कहते हैं अभव्य मतलब क्या, सॉरी भव्य मतलब क्या, उसमें पूरी लायकात है समय को प्रकट करने की, लेकिन उसको वैसे निमित्त ही नहीं मिलेंगे। क्या कहा? समय को होने योग्य निमित्त ही नहीं मिलेंगे, इसलिए ये गुणानुकूल भव्य। और अभव्य जीव इसको निमित्त मिलेंगे, मिल सकते हैं, मिलेंगे की बात नहीं, मिल सकते हैं और मिलेंगे भी कहो, लेकिन ये शब्द को प्रकट ही नहीं करेगा। जो अपेक्षा समझी गया, गुणानुकूल भव्य को उसको निमित्त ही नहीं मिलता है सामर्थ्य, लेकिन निमित्त नहीं मिला। और अभव्य निमित्त मिला तो भी पुरुषार्थ नहीं किया तो भी काम नहीं होगा। यह है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर अपन एक जीव की अपेक्षा से काल देख रहे हैं। तो एक मिथ्या दृष्टि जीव में हमें अभव्य का तो अनादि अनंत है, लेकिन भव्य का क्या किया? अनादि अनंत, अनादिशान और सादिशान, ऐसे तीन अपेक्षा मिथ्यात्व के काल देखे। ओके, आगे अब देखो, सादिशान का भी आपका कोई पैरामीटर होगा कि नहीं? तो कह रहे हाँ है ना, सादिशान का पैरामीटर है। मतलब क्या? कोई जीव, अभी मान लीजिए मैं हूँ, मैं पहले संवेदों में था, मिथ्यात्व में आया और मिथ्यात्व में कुछ देर के लिए रहा और फिर संवेद को प्रकट किया, तो इस संवेद को क्या कहा हमने? सादिशान।
अब कह रहे इसका कोई जघन्य और उत्कृष्ट काल ऐसा कुछ है क्या? तो कह रहे है। क्या है जघन्य काल? ये जघन्य काल अंतर्मूर्त। ओके, जघन्य काल कितना है? मान लीजिए मैं अभी सम्यक्तों में था, ये मिथ्यात्व में आया, और जघन्य अंतर्मूर्त भी हो सकता है, मतलब दो अवली प्लस एक समय, इतना भी हो सकता है। इतने समय के लिए मिथ्यात्व में गया और फिर से सम्यक्तों में आ गया, हो सकता है ऐसा। अभी मेरा एक प्रश्न है आपको, हमको अनेक सेकंड के बाद में हमको हमारे ज्ञान गोचर कोई बात आती है, तो अवली मतलब क्या है? संख्या 1000 अवलिया, संख्या 1000 करोड़ अवलिया एक सेकंड में चली जाती है। संख्या 1000 करोड़ अवलिया, 1000 करोड़, करोड़ समझ में आ रहा है ना? और उसमें अपन संख्या 1000 लगा रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि इतनी तो अवलिया जाएगी तो एक सेकंड खत्म होता है, और हमको एक सेकंड में कुछ समझ में नहीं आता, हमको अनेक सेकंड में कुछ समझ में आता है। तो कहने की बात यह है कि हम मिथ्यात्व में आए हैं या सम्यक्त्व में गए हैं, ये हम ही नहीं पहचान पाते। तो औरों की बात छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, कर्णानियों के सूक्ष्मता के विषय को समझ करना, द्रव्यानियों का जो भूत चढ़ जाता है ना, कि हमको हमारा सम्यक को कैसे पकड़ने नहीं आता, वो सब उतर जाता है। ठीक है, फिर उसका सुमेल कैसे बिठाना वो अलग बात है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि मिथ्यात्व में इतने कम समय के लिए जीव रह सकता है। ओके, उसको साबिता ये जघन्य समय कहा। और उत्कृष्ट समय क्या है मिथ्यात्व में रहने का? मान लीजिए आज सम्यक्तों से मैं चुप हुआ, मिथ्यात्व में आया, तो अब कितने काल के लिए मैं फिर से सम्यक को ही प्रकट नहीं करूं? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? कोई बताएगा? अर्धपूर्वक परावर्तन। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्धपूर्वक परावर्तन? सब्जेक्ट भी अर्धपूर्वक परावर्तन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट रहते मुक्त जाते हैं। हाँ, देखो, सम्यक को प्रकट होने का कारण हमने देखा था, आपको याद होगा, बाह्य लक्षण या साधन कहा था कि नहीं? बाह्य साधन, इसका संसार अवस्था का काल अर्धपूर्वक। अरे संसार अवस्था का काल अर्धपूर्वक परावर्तन हो तो इसको सम्यक को होने वाला है। मान लीजिए अर्धपूर्वक परावर्तन के ऊपर इसका संसार अवस्था का काल होगा तो इसको सम्यक तो ही नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? मतलब मैं अब संसार में मैक्सिमम अर्धपूर्वक परावर्तन काल रहूंगा तो ही मुझे सम्यक तो होगा, नहीं तो सम्यक तो नहीं होने वाला। ये बात फिक्स समझ में आ रही क्या? तो इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा इस जीव का? मान लीजिए आज से लेकर मुझे अर्धपूर्वक परावर्तन काल में काल की स्थिति मेरी संसार अवस्था की बची है, और आज मान लीजिए मैंने प्रथमोक्षम सम्मेलन को किया। प्रथमोक्षम सम्मेलन को करने के बाद में इमीडिएटली उपशम काल खत्म हुआ, इमीडिएटली मैं मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया, मैं मिथ्यात्व में चला गया। अब व्हाट इज द गारंटी कि मैं दोबारा सम्यक्तों में आ जाऊं? तो कह रहे हैं भाई साहब आप अभी पड़े रहो वहां पर, आप निगोज में भी जा सकते हो। कितने काल के लिए? आया अर्धपूर्वक परावर्तन काल बिताना पड़ेगा, मैं उसी जगह पर बना रहूंगा। अब क्या होगा? जैसे अर्धपूर्वक परावर्तन काल 8 वर्ष कम रह गए, 8 वर्ष और एक अंतर्मुख रह गया है, उस समय में मैं पंचेंद्रिय संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य हो जाऊंगा। ये संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ, यहाँ से 8 वर्ष होते इमीडिएटली क्या होगा? दीक्षा ले लूंगा। जैसे ही दीक्षा ले ली, अंतर्मुख में श्रेणी आरोहण करके धड़ाधड़, मतलब क्या? अभी तक गुणस्थान की बात क्या है? अरे अभी तक तो 8 वर्ष में तो सम्यक तो भी नहीं होता है ना इस जीव को। तो प्रथमोक्षम से लेकर कहाँ तक? सिद्ध तक अंतर्मुख में हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना सब का काम अंतर्मुख में हो सकता है। समझ में आ रही क्या बात? वैसे
उज्ज्वल परावर्तन का जो पीरियड बोला ना, वो फर्स्ट टाइम हमने तो का पीरियड से लिया है ना, वो फर्स्ट टाइम अभी किया 1000 साल के बाद और समय तो किया। हाँ जी, आ रही है आवाज? बोलिए, हाँ आए क्या भैया, आए? हाँ भाई, मैं बोलना था मुझे, हाँ वो फर्स्ट टाइम आजादी से लेके अभी तक का फर्स्ट टाइम संघर्ष हुआ उसको, तो वहां से लेके वो अर्थ उज्ज्वल परावर्तन काउंट होगा ना। करेक्ट। मतलब बीच में इन बिटवीन पिछले बार भी संघर्ष हुआ है उसके बाद भी, तो पहला जो संघर्ष हुआ वहां से काउंट होगा। राइट राइट करेक्ट। मतलब मान लीजिए आज पहली बार मुझे हो गया, आज पहली बार मुझे हो गया और मैं मिथ्यात्व में आया। अब मैं आज पहली बार होने से लेकर अर्धपुत्र परावर्तन काल ही मेरा संसार में मैक्सिमम बाकी है, मैक्सिमम की बात है। इसके पहले भी मैं इस मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ, लेकिन आज से लेकर अर्धपुत्र के अंदर ही मुझे जाना है, ये बात पक्का। ओके ठीक है। संगठन हो गया और वो फिर मिथ्यात्व में गया, तो उसकी अनंत अनुबंधी वैसी वैसी रही या उसका भी जन्म लगा तो 3 भाग में विभाजित हो जाती। देखिए आप थोड़े से आपके प्रश्न को मैं क्लियर कर दूं। अनंत अनुबंधी में जन्मलागार नहीं होता है, वो दर्शन मोही अर्थात मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 दर्शन मोही प्रकृति है। तो दर्शन मोही सम्यक प्रकृति में जन्मल आगार दोष होता है। फिर से तो सम्यक प्रकृति की दर्शन मुखी सम्यक प्रकृति में जन्मल आकार दोष होते हैं, और कब होते हैं? जब सम्यक प्रकृति का उदय हो तब। अब मान लीजिए मिथ्यात्व में चला गया, अभी साक्षात मिथ्यात्व राजा है वहाँ पर, तो उल्टी मान्यता तो पड़ी ही पड़ी है। ओके, तो यहाँ पर जन्मल आकार की तो बात ही नहीं है, विपरीत मान्यता पड़ी है बस। सम्यक मिथ्यात्व में क्या होता है? आधा इधर आधा उधर। लेकिन सम्यक प्रकृति में क्या हुआ कि यहाँ पर सम्यक श्रद्धान है, लेकिन थोड़ी सी मलिनता पाई जाती है, अर्थात थोड़ा सा, अभी ये केवल ज्ञान बोलते रहे, लेकिन ऐसी मलिनता पाई जाती है जिसको लेकर सम्यक में घात नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। ओके, और अनंत हाँ, तो उसका अनंत अनुबंधी वैसा ही रहता है। हाँ, अनंत अनुबंधी जब चौथे गुणस्थान में है ना, वो भी सत्ता में पड़ा है तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जब उदय का काल आता है ना, उस समय में उसमें संक्रमण हो जाता है, अर्थात अप्रशस्त उपशम होता है। तो अप्रशस्त उपशम हो गया तो अमुख से उदय में नहीं आता है, परमुख से आता है, अर्थात अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संदर्भ रूप होकर उदय में आता है। इसीलिए अनंत अनुबंधी उदय में नहीं आती है, इसलिए उसका अप्रशस्त उपशम कह दिया। ओके, वो तो अभी भी सत्ता में है, समय तो अवस्था में भी सत्ता में पड़ी है, उदय में नहीं आ रही है। और अब मिथ्या दृष्टि हो गया ना, तो वो स्वमुख से उदय में आएगी, अपर मुख से उदय में नहीं आएगा। अर्थात वो अप्रशस्त उपशम जो चल रहा था चौथे गुणस्थान में, वो नहीं होगा, अब डायरेक्टली स्वमुख से उदय आएगा। तो मतलब उसकी उल्टी मान्यता पड़ी रहेगी या सच्ची में उसको मालूम रहेगा कि मैं जीव पदार्थ हूँ? ना, उल्टी मान्यता है ना ये। उल्टी मान्यता फिर से देखो, ऐसा है उपयोग टू उपयोग, मतलब वर्तमान व्यापार जो पर्याय है ना, उस पर्याय का ही भोग होने वाला है। अब वो जो आप
बात कर रहे हैं ना, लब्धि में पड़ी रहेगी, वो ज्ञान अपेक्ष का बात कर रहे हैं अपन, ज्ञान सापेक्ष कथन कर रहे हैं। तो ज्ञान को करने में अभी मान लो अपन कोई ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है जो बिल्कुल अभ्यास करता है, सब कर रहा है, तो ज्ञान में वो समझ रहा है ना कि इसको भी कोई मान्यता कैसे, ये पर द्रव्य है, या हम भी अपने स्तर पे कभी कभी कोई कहता है कि हाँ शरीर से एकत्व है, ऐसा है, तो ज्ञान में जान रहे, ज्ञान में जानते हुए भी मान्यता में वो अहम मना छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, इसको देखना है। ज्ञान में जानने से क्या फर्क पड़ा, तो लब्धि में जो पड़ा है वो ज्ञान में पड़ा है, लेकिन श्रद्धा का काम अहम करना है, और वहाँ श्रद्धा सम्यक से आ गई यहाँ पर, तो श्रद्धा पर द्रव्य में अहम करना चालू कर दिया, अर्थात वो शरीर को अपना मान के चलने लग गई, ऐसा हो जाता है। मतलब उसका अहम छूट जाता है, जो पहले स्व में अहम कर रहा था सम्यकों के काल में, अब वो छूट गया और अब पर में अहम करना चालू कर गया। भले उस समय ज्ञान ऐसा बिल्कुल निर्णयात्मक चलता हो, लेकिन श्रद्धा बराबर अहम करती हुई दिखाई देती। अब ये भी श्रद्धा अहम कर रही नहीं कर रही है, इस जीव को भी शायद समझ में नहीं आता है। ओके, और इसलिए ये आचार्य ने एक गाथा ही विद्या भावे देव विज्ञान विदुमिच्छन्न धारया यावत यावत परा चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, अर्थात ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो। ज्ञान मतलब क्या, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को लेना, वहाँ ज्ञानात्मक टोन है, लेकिन समझना ये तीन गुण अपने आत्म रूप नहीं हुए हैं, तब तक तुमको प्रयास करते रहना। तो हमने कहा पहुंचा ये देखो ही मत, तुमसे निरंतर आत्म में सिद्ध होने का ही प्रयास करो, तुम्हारे पास यही काम है, यही तुम्हारी जरूरत करने की बात है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लब्धि और ज्ञान की बात है, इतना याद रखना। श्रद्धा में अहम होता है, जब अहम होता है तो श्रद्धा की भाषा ही नहीं है, कुछ श्रद्धा की भाषा नहीं, भाषा तो ज्ञान पर होती है और उसको हम लब्धि में श्रद्धा में डालने की बात करते हैं, लेकिन श्रद्धा बस अहम करेगी, वो पर या तो पर को अहम अपना मानेगी या तो स्व को अपना मानेगी, ये दो ही बातें श्रद्धा करती है। और ज्ञान एनालाइज करता है, अरे मेरा अहम कहाँ है, और उसके ऊपर जो निर्णय करता है कि अब मुझे और पुरुषार्थ करना है स्व को जाने का, ये इतना निर्णय ज्ञान के स्तर पर हो सकता है, लेकिन श्रद्धा तो अहम करती है, वहाँ पर लब्धि की बात नहीं रहती। लब्धि तो सब ज्ञान में पड़ी है, ज्ञान में जो पड़ा है वो ज्ञान में रहता है, ऐसा। थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ये अर्ध उद्गल परावर्तन काल किसका कहा अपन ने, वहाँ पर उत्कृष्ट काल इस जीव का कह दिया, इसका मिथ्यात्व अवस्था। अब देखो साधारण सम्यकों में जगन्य काल कितना है, एक समय, उत्कृष्ट कितना है, 6 अवधि काल है। ओके, मतलब क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा प्रथमोक्षम का काल चल रहा है अभी, ये प्रथमोक्षम के काल से मैं ठीक हो गया, क्योंकि प्रथमोक्षम का काल है, लेकिन उसमें ही अनंतानुबंधी का किसी का उदय आ गया, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक में से किसी एक का उदय आया तो क्या होगा, इमीडिएटली दूसरा गुणस्थान। तो कब आ सकता है तेरे, ये कब हो सकता है, तो कह रहे हैं कि एक समय बाकी हो ना, वो प्रथमोक्षम काल खत्म होने के लिए, उसमें एक समय पहले ही ये अनंतानुबंधी का स्वमुख से उदय आया। अब तक कैसे उदय चल रहा था, पर मुख से उदय चल रहा। और 1 मिनट 5 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि
उपशम का काल चल रहा है, उसमें अनंतानुबंधी का उदय कैसे आ रहा है? उदय ना, उदय ये अप्रशस्त उपशम हो रहा था। अप्रशस्त उपशम मतलब क्या? अमुख से नहीं पर मुख से होकर आ रहा है। अब क्या हुआ? अचानक से अनंतानुबंधी ने बोल दिया नहीं नहीं मैं तो स्वमुख से उदय में आ जाऊंगी, और ये स्वमुख से उदय में आ गई। और स्वमुख से उदय आ गई तो क्या हुआ? जीव डायरेक्टली चौथे से गिर गया और दूसरे में आ गया, तो ये दूसरे गुणस्थान का काल हो गया। तो कब आ सकता है? फिर ये प्रथमोक्षम का काल खत्म होने को हो सकता है कि 6 अवधि बाकी है, ये उत्कृष्ट काल बोल दिया। और हो सकता है अभी एक समय के बाद में ही प्रथमोक्षम का काल खत्म होने वाला है, लेकिन ये क्या हो गया? उसमें ना अनंतानुबंधी का उदय आया तो ये ले गया उसको एक समय के लिए दूसरे गुणस्थान में, और दूसरे गुणस्थान में एक समय बिताने के बाद में इमीडिएटली अगले समय में कहा विद्या को गुणस्थान में। ओके, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि। ओके, अब मिश्र गुणस्थान की बात करेंगे। मिश्र गुणस्थान में क्या कह रहे हैं? जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख ही है। कितना अंतर्मुख है? यथा योग्य अंतर्मुख लगा लीजिए, ठीक है। आगे अविरत सम्यक चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का जगन्य काल कितना है? कोई जीव चौथे गुणस्थान में आ गया तो कितने देर के लिए रहेगा? तो चले कितने देर के लिए? क्या जब चाहे तब तो रहे, ऐसा नहीं है। कहे जगन्य काल अंतर्मुख है। ओके, और उत्कृष्ट काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा या किसी एक जीव की अपेक्षा। कहे उत्कृष्ट काल एक जीव कुछ अधिक 33 सागर। कुछ अधिक 33 सागर मतलब क्या? कहाँ हो सकता है ऐसा? हाँ, तो कह रहे हैं हाँ सर्वात सिद्धि, लेकिन वहां 33 सागर की आयु है, फिर आप कुछ अधिक कैसे कहा? सर्वात सिद्धि की 33 वहां 9 द्रव्य की बात है, बीच में कैसे कंफ्यूज हो रही है? हाँ देखो क्या कह रहे हैं, उधर जाते हैं हाँ सर्वात सिद्धि में, तो वो जो समय है वो कम होगा। कुछ अधिक का अर्थ इतना ही है कि यहाँ पर रहकर भी देखो, मान लीजिए मैं कर्म भूमि का मनुष्य हूँ अभी। ओके, चौथे काल की कर्म भूमि का मनुष्य यहाँ पर 8 वर्ष मतलब मेरी 1 कोटि पूर्व की आयु है यहाँ पर 8 वर्ष और 1 मुहूर्त के बाद में मुझे सम्यक हो गया। ठीक है, अब ये सम्यक को छायात्मिक सम्यक रूप बना रहा, और हो सकता है कि मैंने इसी अवस्था में बना रहा एक मिनट। हाँ, इसकी आपने को अपेक्षा लगानी पड़ेगी। सर्वात सिद्धि जाना है ना इस जीव को, तो सर्वात सिद्धि जाने वाला कौन जीव जाता है पहले वो मुझे बताइए। शायद समय उसी जाएगा बराबर। कौन से गुणस्थान वाले जाते हैं मुझे ये कहना है, मतलब यहाँ कौन सा गुणस्थान था तो वहाँ गए। यहाँ वो उपशम श्रेणी में जो मर गया ना, उपशांत मोह वाला लघु सहदेव, हाँ ये उधर जाके बैठते हैं वहाँ पर सर्वात सिद्धि में 33 सागर के आगे। तो कह रहे ये, लेकिन पहले कौन से गुणस्थान में थे? 11वें गुणस्थान में थे। या बात किसकी चल रही है? अविरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही, अर्थात अविरत सम्यक का उत्कृष्ट काल कितना, ये प्रश्न है। ये समझ में आ रहा है कि आप सबको? तो अब होगा क्या? ये उपशांत मोह जीव है, 11वें गुणस्थान में बैठा है। 11वें गुणस्थान वाला जीव मर गया होगा, मरते ही क्या होगा? विग्रह गति में आ गया। विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान आता है? विग्रह गति में डायरेक्ट चौथा गुणस्थान हो गया। और कौन गया वहां पर? सर्वात सिद्धि में। सर्वात सिद्धि में 33 सागर। ओके, ये तो 33 सागर पूरे हो गए। अब कुछ अधिक का अर्थ क्या समझना? कुछ अधिक का अर्थ ये है
कि वो फिर से यहाँ पर मनुष्य होगा और मनुष्य में अपनी अपूरी साधना को पूरी करेगा और फिर जाएगा। लेकिन जब तक वो मुनि अवस्था अंगीकार नहीं करता है या फिर व्रत आदि अंगीकार नहीं करता है तो उतने समय के लिए वो सम्यक दृष्टि बना रहा। तो कितने समय के लिए रहा? तो फिर ऐसा हो सकता है, बोलिए कितने समय के लिए ऐसा रह सकता है? चौथे पुनस्थान में ही गृहस्थ अवस्था में 8 महीना कुछ भी। हाँ 8 महीना का बोल देखिए 8 साल देखो ऐसा लगाएंगे अपन। अपने सामने उदाहरण है ना आदिनाथ का। आदिनाथ कितने दिन रहे यहाँ पर चौथे पुनस्थान में? बोलिए 83 लाख पूर्व तो यहाँ पर रहे। तलवार सिद्धि में कितने रहे होंगे? 33 सागर। तो 33 सागर पर ये 83 लाख पूर्व हो गया कि नहीं? कुछ अधिक 33 सागर। ये कुछ अधिक में इतना हो सकता है, मुझे ये समझ है। कुछ अधिक मतलब 1-2 साल की बात नहीं है, ऐसा अधिक भी हो सकता है। ओके, और हो सकता है मैंने उसकी अपन ने तो आदिनाथ का उदाहरण अपने सामने है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कोई 1 कोटि पूर्व की आयु वाला जीव होगा, गृहस्थ अवस्था में बैठा रहे, वो 1 कोटि पूर्व को 8 वर्ष और एक अंतर बहुत कम वो बैठा रहेगा गृहस्थ अवस्था में और ये दीक्षा लेगा और ये श्रेणी आरंभ करेगा और ये जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब 1 कोटि पूर्व के लिए बस मुनि दीक्षा ले और इमीडिएटली मुक्ति को प्राप्त हो जाए या उसका गुणस्थान आगे बढ़ जाए। लेकिन कहने की बात इतनी है कि इस चौथे गुणस्थान में 1 कोटि पूर्व तक का काल आप ऐड कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ओके, कुछ अधिक का अर्थ ये लगाया जाए। ये नहीं समझा, वहाँ पे लिखा है अविरत तपस्वी का उत्कृष्ट का उच्च के सागर। मतलब आपने जैसे बोला उपशांत मोह करके हो गए, वो विरह काल में चौथा गुणस्थान आया, उस अपेक्षा विरह काल में विग्रह गति में विग्रह हाँ उस अपेक्षा से चौथा काल बोला। हाँ, तो वहाँ चौथा ले लिया, चौथा आया ना वहाँ 11 गुणस्थान तो नहीं था ना, चौथा था ना, तो हम वहाँ से उत्कृष्ट निकाल रहे। मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है काल वो निकालना है। तो वो वहाँ पे वो 11 गुणस्थान नहीं लेगा, चौथा लेंगे। चौथा वहाँ से चालू हुआ उसका चौथा, 11 थोड़ी था, वहाँ 14 चालू हुआ। देखो अब मान लीजिए मैं चौथे गुणस्थान में हूँ, मेरा मरण हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे ज्यादा से ज्यादा मैं जयवेद तक जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? उसके ऊपर तो और पंचम काल वाला जीव वैसे ही कहा जाता है, पूरे स्वर के ऊपर नहीं जा सकता, वो भी पंचम गुणस्थान वाला जाता है। चौथे गुणस्थान वाला तो उसको 12 गुणस्थान मेरे ख्याल से। कहने की बात इतनी है कि हमको ये सब समझना पड़ेगा कि ऊपर जाने के लिए मुझे कभी ये हुआ ऐसे सिर्फ चौथे गुणस्थान वाला वहां तक नहीं जाता है। हाँ नहीं जाता है ना, लेकिन उपशांत मोह करके वो चौथे में आया हो जाएगा। राइट। इसीलिए तो मैंने ऑन द फ्लाई ये पढ़कर एकदम से अचानक मेरे ज्ञान में आगे बात कि भाई अब मैं एग्जाम्पल वही चौथे गुणस्थान का लेकर यहाँ का कुछ समझ को लो और फिर वहाँ जाएगा और वहाँ से आएगा, ये ऐसा ऐड नहीं कर सकते। आपने वो वहाँ जाने के लिए क्या पात्रता है वो पहले ढूंढनी पड़ेगी। जितनी ताकत निकालना है तो वो ऐसे निकालना, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आकर रहे 1 कोटि पूर्व कर रहे तो वो 1 कोटि पूर्व है, तो वो कुछ अधिक वो ऐसे ऐड किया है। मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है 33 सागर की आयु तो सापेदर्श में भी है ना, और वहाँ पर भी कम के साथ में रह सकता है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? वहाँ का क्यों नहीं उदाहरण दिया आपने? ये समझ में आएगा प्रश्न मेरा? हाँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वहाँ पर जाकर देखिए, बिल्कुल सही आपका आंसर। वहाँ पर जाकर 3 अंतर मूल के बाद में समय को करेक्ट करता है और वहाँ से निकलने से पहले फिर से समय से छूट जाता है। तो
वहाँ ऑलरेडी 33 सागर में कुछ कम हो गया और यहाँ पर क्या था, कुछ अधिक था। इसलिए हम भले वो 33 सागर को राउंड अबाउट 33 सागर ही है, लेकिन कुछ कम हो गया ना। अरे एक मुहूर्त कम भी हुआ तो कुछ कम हो गया, समझ में आया। और हमने तो यहाँ पर कुछ अधिक में 1 कोटि पूर्व ऐड कर दिया, वो भी कुछ अधिक में आ जाता है, क्योंकि सागर के सामने 1 कोटि पूर्व इतना नहीं, समझ में आ रहा है। अरे बल्ले भी कुछ नहीं है एक सागर के सामने, तो इसलिए ये इतनी बड़ा काल अपन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए चौथे गुणस्थान की बात हो गई। पांचवें गुणस्थान का देखते हैं क्या है। संयता संयत का जन्य काल, कोई मान लीजिए पंच गुणस्थान प्रकट कर दिया। और एक बात है, ये भावलिंग की तरफ से कथन है, सब भावलिंग करते हैं। यहाँ पर द्रव्य लिंगत्व की बात नहीं करेंगे। द्रव्य लिंगत्व क्यों कहेंगे, द्रव्य लिंगत्व कह दिया तो ये डायरेक्टली पहला गुणस्थान है, तो बाकी गुणस्थान की अपेक्षा अपन नहीं चर्चा करें। यहाँ पर भाव लिंगत्व। ओके, क्या है, संयत संयत का जगन्य काल कितना, अंतर्मुख, और उत्कृष्ट काल कितना, ऐसे ही बना रहे, कितने समय के लिए रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, कुछ कम 1 कोटि पूर्व, कुछ कम 1 कोटि पूर्व क्यों कह रहे हैं, 8 वर्ष प्लस एक अंतर्मुख में ये सम्यक दृष्टि हो गया, इमीडिएटली इसने व्रत आदि धारण कर लिए, हो गया पाठ और गुणस्थान। अब ये ऐसे ही बना रहा कितने दिन के लिए, एक आयु पूर्ण होने तक पंचम गुणस्थान में व्रत आदि से ही रहा। बाप रे बाप, एक बोलो हम में से कितने जनों को ऐसे व्रत पालने के लिए आसान करती, 1 कोटि पूर्व तक व्रत पालन करना, उसके आत्मानुभव कर लो ना, काम हो जाएगा। और नहीं न करना है, देखो ये अवस्था जीव की, व्रत पाल रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी ही उसकी योग्यता है, होना है, क्या कहे। ओके, पांचवा गुणस्थान। अब छठवां गुणस्थान, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत दोनों की बात कह रहे हैं। प्रश्न है किसी को, देखो प्रमत्त संयत का और अप्रमत्त संयत का क्या है, कह रहे हैं कि जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख। एक समय क्यों ले रहे हैं भाई, मुझे बताइए, एक समय क्यों लेते हैं वैसे। क्योंकि सातवें में से छठे को आने के लिए एक समय काफी होता है। ये आने की बात नहीं है, यहाँ पर मान लो छठे में रहना एक समय का हुआ जगन्य, ऐसा ये बात ये चल रही है ना, और सातवें में रहने का जगन्य का एक समय, ये कह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि एक समय क्यों लिया, सातवें से छठे में आएंगे, बाकी तो एक कर सकते हैं, विख्यात तो प्रभु जी का उदय है, निश्चय का उदय आ गया, नहीं ऐसा होता है। देखो अपेक्षा लगाना, और कुछ बोल रहा था क्या, छठे सातवें में जुड़ते रहते हैं कंटिन्यू। हाँ सुनने लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ा लगा देंगे अपन बात ये नहीं है, बात मरण अपेक्षा से जगन में कह रहे हैं। मान लीजिए छठे में आ गया, मरण हो गया, तो छठे में एक समय के लिए रहे और ये गए चौथे में, या सातवें में मरण हो गया और ये चौथे में आ गया, ऐसा हो सकता है। इसलिए जगन में काल एक समय, जहाँ पर एक समय कह रहे हैं ना, तो समझना वो मरण की अपेक्षा से ही हो सकता है, नहीं तो कम से कम अंतर मुक्त काल रहेगा वहाँ पर। ओके, मतलब मान लीजिए हमारा प्रथमोक्षम ही हुआ ना, प्रथमोक्षम भी अंतर्मुक्त के लिए होता है। यह मुनिराज चलते चलते भी अनुभव करते होंगे ना, तो अंतर्मुक्त के लिए होता ही होता है उनको। समझ में आ रहा है क्या, एक समय 2 समय के लिए नहीं होता, अंतर्मुक्त के लिए होता है वो अनुभव। ओके, ये समझना, जगन्य होने को लेकिन होता है, मतलब 2 अवधि प्लस एक समय, इतना तो होता ही होता है, ये समझना अपने को। तो एक समय कह दिया तो दैट इज मरण अपेक्षा ही अपन लगा सकेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, छठवां तत्व हो गया,
हाँ जी, अब श्रेणी की बात करेंगे। बस ये श्रेणी की और इतना ही करते हैं, फिर रुक जाएंगे आप, है ना। उपशम श्रेणी संबंधी चारों का जघन्य, एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख है। ओके, अब देखिए उपशम श्रेणी के चारों का जघन्य, एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख। देखो मैं एक लॉजिक लगाता हूँ। जैसे एक समय 8वें में मैंने क्या कर दिया था, 8वें में हमने ये कहा था कि पहले भाग में मरण नहीं होता। अब पहले भाग का काल कितना अंतर्भूत है, तो उसमें मरण नहीं होता। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय में जघन्य काल कह रहे हैं 8वें का, कैसे लगाएंगे। तो ऐसा हो सकता है श्रेणी आरोहण करते करते गया कहा 11वें में, 11वें से उतर के काल से हो गया 11वें में, 10वें में आया, 10वें का काल से 9वें में आया, 9वें का काल से 8वें में आया, और 8वें में आते ही मरण हो गया। तो 8वें का समय कितना था, 8वें का समय एक समय। तो ये जघन्य काल लगाना, ये समझ में आएगा कितने जनों को। हाँ भाई। हाँ ठीक है, तो उतरते समय एक समय 8वें का लगा सकते हैं, चढ़ते समय 8वें का एक समय नहीं लगा सकते, क्योंकि अंतर्भूत के बिना वो मरता ही नहीं 8वें में आने के बाद में। हाँ 8वें में आ जाए, अंतर्भूत जीत जाए, फिर मर जाए, वो अलग बात। लेकिन यहाँ एक समय है ना जघन्य, तो ये ऐसे ही बिठाएंगे, नीचे को आते समय में एक समय की बात लेंगे। ओके, हेलो। हाँ बोलिए। 8वें से 11वें तक के में जाने के लिए उसको अंतर्मुख लगेगा, और उससे तो क्या गिरेगा, तो 8वें में एक समय रुक के फिर उस चौथे में आएगा क्या वो मरण के समय। हाँ 8वें में आया, मरण हो गया, मरण होने के बाद में एक समय में ही वो 14वें में आएगा, फिर विग्रह गति में जहाँ जाना है वो जाएगा। लेकिन एक समय ही रहा ना 8वें में, तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि 8वें में एक समय रहा, आपने को तो वो जब देखना वो है। मरने के उससे काल के लिए एक समय है, तो फिर वैसा तो अंतर्मुख ही है ना 8वें से 8वें हाँ से 10 तक। 8वें का अंतर्मुख है, 9वें का अंतर्मुख है, 10वें का अंतर्मुख, 11वें का भी अंतर्मुख तो है, तो अंतर्मुख और सब मिलकर भी अंतर्मुख। अरे सब मिलकर मतलब चौथे से लेकर सिद्धा अवस्था तक सब अंतर्मुख में काम हो सकता है। अब वो, और वो भी 48 मिनट की बात नहीं है, ये बहुत स्थूल कथन है 48 मिनट वाला, चौथे से लेकर वहां तक पहुंचने की। अरे उसके पहले ही हो जाता है, बहुत पहले 2-5 मिनट ही बात बहुत है, ये कहते हैं, क्योंकि 2-5 मिनट ही बहुत हो गए इसको मुक्त होने के लिए। क्या पीने आरोप करता होगा, क्या करता होगा मालूम नहीं, लेकिन बड़ा धड़ चलिए। तो भाई वो 11 से अंतर्मुख नहीं। क्या कहा, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। 11वें से लेगोन में चला जाता, वो भी अंतर्मुख नहीं हो जाता क्या। देखो 11वें से डायरेक्टली निगोज में जाएगा, कैसे जाएगा 11वें से निगोज में, नहीं जाएगा। 11वें से पहले मिथ्यात्व में आएगा, मिथ्यात्व में आने के बाद में मरण हो गया, आयु बंद करके वहां जाएगा, डायरेक्टली 11वें वाला मिल जाएगा, ये समझना। ओके, आयुष्य हो गया तो सर्वा सिद्धि जाएगा, 11वें वाला मर गया तो सर्वा सिद्धि ही जाएगा, 11वें मर गया तो। लेकिन 11वें वाला नीचे गिर के मिथ्यात्व में आए, फिर आयु बंद करे, फिर हो जाएगा निरोध में, ऐसा होगा। या पहले ही उसने वीरेंद्र आयु मान ली हो और उसको निरोध जाना है, तो 11वें से उतर के वो यहाँ जाएगा। लेकिन फिर उस केस में ना मालूम है क्या, भावलिंग तो आदि तक होता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं जा सकता इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन हो तो सकता है, ये बात तो ठीक है। हाँ भैया प्रश्न है क्या आपका कुछ, गायब हाँ है। मैं ये पूछना था कि वो 11 से जब 8वें में आ रहा था, फिर वो 8वें में आया, तो वो एक बार काउंट नहीं करते क्या। नहीं, ये चढ़ते समय की एक भाग की बात है,
चलते समय पहले भाग में मरण नहीं होता, इतनी बात आई है पक्की। दूसरे भाग में हो जाएगा मरण, पॉसिबल है, लेकिन पहले भाग में मरण है। मतलब देखो ना, जीव की विडंबना देखो, एक तो पुरुषार्थ नहीं कर रहा था और आज पुरुषार्थ किया और ये मरण हो गया, आयुष्य। अब कितना, मतलब आप सोचिए तो सही, श्रेणी आरोहण करने का समय था और कितना कम है। मतलब अब अंतर्भूत में तो 11वें में पहुंचने वाला, पूर्ण विकलांग होने वाला था, पूर्ण सुखी होने वाला था। अब देखो ये ऐसी अवस्था हो जाती है, लेकिन क्या है, लाइसेंस तो है ही इसके पास में जाने का, इसलिए कोई डरने की बात नहीं, आज नहीं आगे बढ़ जाएगा, इसी बात है। ठीक है, ओके। हाँ, ये समय तो हो गया है। बस ये श्रेणी की बात करते, उपशम श्रेणी के चारों का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट। हाँ बोलिए ना। 11वें से विद्यार्थी जाने का ऐसा। हाँ, 11वें में मिल जाए तो मतलब क्या, अभी देखो ये द्वितीय उपशम करके चला है ऊपर, हाँ निगोज में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने के लिए सब रास्ते खुले हैं। उसको नीचे लाना पड़ेगा, मिथ्यात्व में मरना पड़ेगा और मिथ्यात्व में जाएगा वो निगोज में। अगर देखो ऐसा हो सकता है ये छूट हो जाए, उसके लिए टाइम नहीं जाएगा, इमीडिएटली नहीं जाएगा, 11 बजे आएगा, मिथ्यात्व में रहेगा, बुनी पने से छूट हो जाएगा, वो मिथ्यात्व में बना रहा, घोर घृत मिथ्या दृष्टि हो जाए और फिर निर्मल अवस्था में मान ली, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है ये सब। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको क्या लगता है, अरे इतना संस्कार डालने के बाद में कोई ऐसा करेगा क्या? लेकिन जिनवानी में आइए ना बात की, कोई निगोल अवस्था है, एक इंद्रिय आदि अवस्था कोई प्राप्त होता है, इस भाव में नहीं तो कालांतर में प्राप्त होता ही होता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, देखो कारण इसको नहीं बताता हूँ। हाँ बोलिए। वहाँ पे क्या कर्म का उदय का जोर है या पुरुषार्थ की कमी है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? उपादान से क्या और निमित्त से क्या? कर्म तो हम हमेशा निमित्त, हाँ बस निमित्त की अपेक्षा हम कर्म का उदय कहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जीव का पुरुषार्थ की कमी है, ये बात पक्की माननी पड़ेगी। अगर इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्म के माथे ही ठोकते रहेंगे हर बार। और याद रखना, जब तक मोक्ष नहीं होता हमको उदय के ऊपर नहीं, पुरुषार्थ की कमी की वजह से हम नहीं जा रहे हैं, यही कहना पड़ेगा बारंबार। मतलब आज भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? फिर आप पंचम काल, अरे पंचम काल चुप कर अभी तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, ये कहो, ऐसा ही लगाना। ओके, चलिए चलिए आगे की। हाँ बोलिए। प्रश्न पूछना था मुझे, वो जो भरत जी के वक्त 99 पुत्र का आता है ना, निगोज में से सीधे मोक्ष है, 923 कोई ऐसा एक भाव दिया होगा, तो वो साइड करने के बाद में एक भाव बताए हैं, तो वो कैसे क्या थी? हाँ वो मैक्सिमम बताए ना, हमको कम में भेजना है हमको कम में भेजना है तो हम तो उसी भाव में भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो मैक्सिमम 3 भाव है, मतलब 4 भाव ही बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो जैसे साहित्य समय दृष्टि है, भोग भूमि जाए, भोग भूमि से देव होगा, देव होके फिर से मनुष्य होगा, तो 4 भाव गए। और कोई डायरेक्टली साहित्य समय दृष्टि देव हुआ, देव से होकर फिर से मनुष्य हुआ, फिर मोक्ष गया, ये 3 भाव हुए। या नारकी जाकर आया तो 3 भाव हुए। तो ये तो मतलब अनेक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसी भाव में भी जा सकता है ना साइड समय को करके, ये उसी भाव में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आज रुक जाते हैं, अपन कल चर्चा करेंगे। चलिए, और जो आठवीं गुणस्थान में पहले भाग में मरण नहीं होता है, मतलब कितने टाइम का अपना पीरियड रहता है? वो भी यथायोग्य अंतर्मुख ले लीजिए, क्योंकि 8वां गुणस्थान अंतर्मुख, उससे आधा समय 9वां गुणस्थान, उससे आधा समय 10वां गुणस्थान, ऐसा होते हुए भी सभी अंतर्मुख है और पहला भाग अपने आप में अंतर्मुख है। अब देखो
जैसे नौवा गुणस्थान बताया, नौवा गुणस्थान 8वें से छोटा है ना, अभी 9वें गुणस्थान में 6 भाग किए, हर भाग में कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे हमने कहा दूसरे भाग में नपुंसक वेद गया, तीसरे भाग में स्त्री वेद जाता है, 5वें 6वें भाग में वहां पर क्या गया, पुरुष वेद गया। ओके, और 5वें भाग में मेरे ख्याल से भय भय तो 8वें में गया है, कुछ गया है वहां पर भी 5वें भाग में भी। लेने के बाद 9वें में भी 5-6 भाग तो ये यहाँ तक किया, उसके बाद में फिर क्या करने वाले, वो क्रोध का मान में कन्वर्जन हो गया, वो एक भाग लगा दिए, मान का माया में कन्वर्जन हो गया, वो एक भाग लगा दिए, फिर माया का लोभ में कन्वर्जन हो गया, वो एक भाग हो लगा लीजिए, फिर लोभ बादल लोभ का सूक्ष्म लोभ में कन्वर्जन हुआ, वो एक भाग लगा लीजिए। इसलिए भेद हो सकते हैं 90 गुणस्थान के, और वो अंतर्मुख कह रहे हैं, अंतर्मुख उससे बड़ा अंतर्मुख ये 8वें का है, तो 8वां तो और कितना बड़ा होगा, तो उसका पहला भाग भी अपने आप में 8वें में भी 36 प्रकृतियां बनना रुक जाती है, तो काफी है ना वहां पर भी, मतलब बहुत सारा काम वहां पर भी हो रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ा कार्य है। एक भाग भी अंतर्मुख प्रमाण ले लीजिए, पूरा भी अंतर्मुख, और सब श्रेणी के गुणस्थान प्लस सिद्ध अवस्था तक जाते हैं, मतलब यदि अंतर्मुख में जाता है तो वो सब मिलकर भी अंतर्मुख, ओके, मतलब 12वां 13वां 14वां सब मिलकर भी अंतर्मुख हो सकता है। यहाँ तक है कि 4 से लेकर ही 14वें तक अंतर्मुख के अंदर जा सकता है, उसके लिए भी 48 मिनट की जरूरत नहीं, ये तो स्थूल करने में 48 मिनट ध्यान लगाना पड़ता है। ओके, इसलिए ना अपने काल की सूक्ष्मता ख्याल में आती है। हमको लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ा टाइम लगता होगा, नहीं, एकदम कम काल में भी कार्य हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसका मतलब उस जाति का होना चाहिए, यही जरूरी है, बाकी काल की लिमिटेशन तो नहीं है। रुकते हैं, दिन वाणी छुट्टी करेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है ना?